विवेक श्रीवास्तव जी की स्टैंड आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि इस तरह की बातें मत किया करिए, उपहास उड़ा करेगा आपका। विवेक जी, मान लीजिए रूबिका जी की सलाह, वो बहुत गंभीरता से आपको सलाह दे रही थी, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से पश्चिम बंगाल में आज लेफ्ट की ये स्थिति है कि उसका विधायक भी नहीं है। आपका स्टेक क्या है? आपका स्टेक क्या है बंगाल में बॉस? कांग्रेस पार्टी का एक आपके भी पता नहीं है कि नहीं है, किसी को मालूम नहीं है आपका नेता कौन है, किसी को मालूम नहीं सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी कौन है। तो सलीम साहब का इलेक्शन कमीशन गाय को बगाए खुली छूट चलता दे दे। रहता है। तो आपका आप कोई तो स्टेक पूछेंगे तो नहीं, है नहीं इलेक्शन पश्चिम कमीशन बंगाल से पे। प्रश्न हम ही पूछ ले। अननेसेसरी 8 चरणों के चुनाव पर आप इलेक्शन लड़ रही है ना, अननेसेसरी। अभी नीरज ने बताया, आप कह रहे थे पूछिए ना रूबिका जी क्यों कर रहे हैं 2 फेजेस में। अभी नीरज मेरे सहयोगी ने बताया, वो वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछा गया सर वाई 2 फेजेस, उन्होंने बता दिया। अब जवाब आपके हलक के नीचे नहीं उतर रहा है तो हम क्या करें? नहीं क्या बता दिया? लोगों की सहूलियत, जब एक देश एक चुनाव, ऑब्वियसली इस बार सहूलियत हो गई। अरे तो वो पिछले चुनाव आयोग इसी तरफ तो बढ़ने की बात हो रही थी ना, बढ़ गए हैं। अब क्या दिक्कत है आपको? क्या करें? 19 फेजेस में करवा दें, तब जाकर कलेजे को ठंडक पहुंचेगी आपके। बीजेपी तो फिर आप अगली बार मीडिया पे कोई ना बोले कि बंगाल में वाले देश भर में इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर अरे यार अपना आप वो छोड़ो, अपना इसकी हालत, पूरे देश में कोई नहीं बचा। विवेक श्रीवास्तव आपके हिसाब से एवरीथिंग इज नॉर्मल इन बंगाल, देयर इज नो वायलेंस इन बंगाल, वी डोंट नीड एडिशनल फोर्सेस इन बंगाल। जो बदलते हैं ना, now let me make you understand, let me make you understand विवेक श्रीवास्तव, let me make, नहीं रुकिए ये अरे सुनिए, आपने एडिशनल फोर्सेस इन बंगाल, I'll tell you what do you need. तमिलनाडु आर एट पार। विवेक श्रीवास्तव, टेल अनंत विजय टू थांबा। हमको पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए ना पश्चिम बंगाल में, और ज्यादा चाहिए। इसीलिए बहुत समझदारी से कैलकुलेट किया गया है। अब अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप बैठकर सुनिए, समझा रही है मैम आपको कुछ, सुनिए। पश्चिम बंगाल में पहला फेज का चुनाव कब है? 23 अप्रैल को। दूसरे फेज का चुनाव कब है? 29 अप्रैल को। नाउ कीप लिसनिंग, वरना मैं क्लास से बाहर कर दूंगी आपको। सुनिए पहले, मैम क्लास में इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करती है। नाउ बी अ गुड स्टूडेंट, लिसन टू मी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव किया जाएगा। 9 अप्रैल में असम, पुडुचेरी और केरला के चुनाव हो जाएंगे। 9 के बाद इनफ टाइम टू मेक अ मूवमेंट टुवर्ड्स पश्चिम बंगाल। फिर पश्चिम बंगाल में ये अरे नॉट माय असेसमेंट, कोई भी समझदार व्यक्ति का ये असेसमेंट हो सकता है। अमिताभ जी, केरल में कितना पैरामिलिट्री लगता है मैडम? मैंने पहले भी कहा रूबिका कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट के लिए देखा गया। बंगाल हिंसा का राज्य है। पिछली चुनाव में रूबिका आपने देखा होगा 8 फेज के चुनाव थे। पहले 5 फेज के चुनाव में बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी, 77 सीटें तक जीत के आ गई बीजेपी। किसी ने सोचा था ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी 1 सीट हार गई, भले ही 1 वोट से हारी, लेकिन हारी तो। बीजेपी पूरी पीक पर चली गई थी, कोरोना आ गया, कोलकाता प्रेसिडेंसी का इलाका 125 सीटें, वहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। बीजेपी कैंपेन नहीं कर पाई, उनके लोग कैंपेन नहीं कर पाए और सारा का सारा बूथ चला गया। तो मुझे लगता है 2 फेज के चुनाव पैरामिलिट्री फोर्सेस के मूवमेंट के लिए भी हैं, वहां की लोकल पुलिस की मूवमेंट के लिए भी हैं, दोनों पार्टियों के, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मूवमेंट के लिए हैं, मतदान कर्मचारियों की सहूलियत के लिए हैं। आपने पूरे बंगाल का नक्शा भी देखा होगा, कितना दुर्गम है। एक पूरा इलाका जो ऊपर सीमा से जुड़ा हुआ है और एक पूरे नीचे का इलाका जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी का इलाका है, झारग्राम है जो मेदिनीपुर इलाका है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है। आप बंगाल के इस इतने बड़े नक्शे को कंट्रोल में करना है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए। हिंसा का बहुत पुराना इतिहास है वहां पर, उस हिंसा को रोकना है। उस हिंसा को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करने के लिए 9 अप्रैल और 23 अप्रैल अच्छा खासा डिफरेंस है। जो पहले फेज के चुनाव होने वाले 3 राज्यों में 9 अप्रैल को वो चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदाता मतदान कर चुके होंगे, एंड देन वहां से मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट होगा ऑब्वियसली टुवर्ड्स पश्चिम बंगाल। और अभी यतेंद्र हमें ये जानकारी, समीर चौगाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में, मैं उनको देख पा रही हूँ। समीर जी प्लीज ज्वाइन कीजिएगा हमें। अरुण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बादल देवनाथ जी बस आ रही हूँ। अरुण, किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं तमाम जो पॉलिटिकल कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इन चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद?
देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 3-4 दिन से लगातार समीक्षा कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर पर ये कहा जा रहा था कि फेज में कितने भी चुनाव हो, चाहे गठबंधन में हमारा हुआ जहां नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी को अपने बूते पर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने फैसला किया कि लेफ्ट के साथ नहीं जाएंगे, या केरल में उन्होंने फैसला किया है, तो अपने बूते पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। और ये मैं जैसा कि कह रहा था कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 3 ही ऐसे राज्य हैं जो पूरे भगवा कलर को, पूरे भारत के अगर नक्शे को देखिए तो लगभग बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ रंग चुकी उसको, लेकिन ये 3 राज्य बचे हुए हैं, जो कि बहुत एक बड़ी बात है। और कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर इन राज्यों में भी अपना अस्तित्व नहीं बचा सके, अपनी सरकार नहीं ला सके, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके, तो 2029 के चुनाव के पहले जो मोमेंटम बनना है, या फिर जो कुछ भी हमें एक ग्राउंड मिलना चाहिए जिस पर हम खड़ा हो सके, हम खड़े कहां होंगे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी बात है केरल में लेफ्ट को किसी भी कीमत पर, इस बार उनका यह कहना है कि सर्वे भी हमारे पक्ष में है, माहौल भी हमारे पक्ष में, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इस बार रमेश चेन्निथल्ला से लेकर केसी वेणुगोपाल तक सब एक साथ एकजुट होकर के राहुल गांधी के वादे के मुताबिक साथ लड़ भी रहे हैं। तो अगर केरल तक में मोटा मोटी कांग्रेस को इस बात से कोई एतराज नहीं है कि कितने फेजेस में चुनाव होते हैं, इनफैक्ट वो भी चाहते थे कि कम ही फेजेस में चुनाव हो। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। हाँ, जयराम रमेश ने एक बात जरूर कही, जो तृणमूल कांग्रेस और बाकी दलों ने कहा कि भाई पूरे देश का दौरा कर लिया प्रधानमंत्री ने, तो उसके बाद चुनाव की घोषणा हो रही। ये आरोप जो भी सत्ता में होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं, लगते ही हैं मुख्यमंत्री। अब हेमंता विश्व शर्मा ने कुछ पैसे दिए लोगों के खाते में, तो उस पर सवाल उठ रहे थे। ममता बनर्जी ने दिए तो उस पर चुप्पी है। देखिए, सेलेक्टिव आउटरीच जो है वो नहीं हो सकता। एक बात करिए, रेवड़ी अगर विपक्ष की सरकार दे दे तो रेवड़ी है, आप दे दे तो फिर वो सौगात है, या फिर आप दे दे तो रेवड़ी है, विपक्ष दे दे तो सौगात है। ये बातें बेमानी। ये काम बीजेपी भी करती है, ये काम कांग्रेस भी करती है अरुण, और हम लोग बीच में देखते रहते हैं इस चीज को, और जनता देखती रहती है। समीर चौगावकर और जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और समीर चौगावकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, ये विवेक श्रीवास्तव जी बहुत नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने आप लोगों की लिखी स्क्रिप्ट पर, हालांकि वो खुद ही कंफ्यूज है, कभी कह रहे हैं आपकी मान रहे हैं, कभी कह रहे हैं आपकी नहीं मान रहे हैं, लेकिन 2 फेजेस में चुनाव। नहीं हूं, मैं बड़ा क्लियर हूं। अरे सबने देख लिया आपकी कंफ्यूजन को। जफर इस्लाम साहब, नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूं, बस देखिए ऐसा है इलेक्शन कमीशन कि वो कंफ्यूज हो या उनको क्लैरिटी हो उनका। एक मिनट जरा विवेक भाई बोलने दीजिए। आपको मैंने सुना, जी आप कंफ्यूज है या आपको क्लैरिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या बची खुची जो भी साख आपकी है, हम आपको कह रहे हैं मुंह पर। अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, बीच बीच में आपके बीच में नहीं बोला ना, आपने सब सुना, रूबिका ने रोका नहीं आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज आपकी जो थोड़ी बड़ी बची हुई जो साख थी केरला में, या केरला में, बस वेस्ट बंगाल में तो खत्म हो गए, तो वो भी इस बार खत्म होने वाला है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। त्रिपुरा भारत का हिस्सा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। बिहार भी नहीं है। नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। आने दीजिए इलेक्शन में। अब आने वाले जितने इलेक्शन में उसमें जिस तरह से देश को आपने खोखला बनाने का काम किया, प्रदेश को खोखला बनाने का काम किया है। बता देना चाहती हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एक ट्वीट किया, मतलब एक्स पर पोस्ट किया, यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां पर धर्म है वहीं पर विजय होती है। या कुल मिलाकर ये जो फाइट है उस फाइट की तरफ इशारा कर दिया है समीर चौगावकर जी। ये इस पोस्ट का क्या मतलब है? या तो धर्मस्ततो जय, मतलब ये तो तारीखों का ऐलान भर ही तो हुआ है। नहीं, मुझे लगता है हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी तैयारियों का जिक्र किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बनाने के लिए जा रही है, और उनके अपनी ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 5 साल उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से आसाम को लेकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट दिया, और डबल इंजन की सरकार ने जो असम में काम किया है, इन 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करूँ रूबिका जी, तो मुझे लगता है कि बंगाल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ सुनील बंसल के संगठन प्रभावी के रूप में काम कर रही है, चुनाव प्रभावी के रूप में भूपेन्द्र यादव जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बंगाल एक सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा। लेकिन मैं आज 4 मई को परिणाम आने वाले हैं, तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि 4 मई ममता गई,
4 मई को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपको अभी बता देता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन ने वहां काम किया है। और अभी कल हरियाणा के समालाखा में राष्ट्रीय सहयोग संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज ही खत्म हुई है। बंगाल के जो प्रचारक आए थे, मेरी उनसे कल रात को देर रात तक बात हुई और उन्होंने बताया कि बंगाल को लेकर हमने संघ को प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से 1-1.5 साल से संघ वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। जहां हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, वहां आज बंगाल में 294 सीट पे मुझे लगता है हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच चुका है। ये जो कहा जा रहा था कि संघ और बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर जो खटास थी, दूरी थी, वो पश्चिम बंगाल ने पूरी कर दी है निश्चित रूप से। और 1-1.5 साल पहले से संघ वहां जमीनी स्तर पर काम कर रहा था, चुपचाप से बिना मीडिया में प्रचार किए, बिना हो हल्ला किए हुए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ के स्वयंसेवकों का ये जो कॉम्बिनेशन, 2 फेजेस वाला चुनाव आप संघ को और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है चुनाव आयोग का। भाई 2 फेज में अगर चुनाव आयोग, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो 2 फेज में अगर चुनाव आयोग करवाएगा तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और मुझे लग रहा है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडों की बटालियन थी, जो 1 फेज के बाद दूसरे फेज से तीसरे फेज, 8 फेज में जाके उत्पाद मचाने का काम करती थी, अब उन्हें ये स्पेस नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग ने कह दिया कि वहां निष्पक्ष चुनाव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि 23 और 29 तारीख का जो चुनाव का हमारे साथ मौमिता चक्रवर्ती भी, हाँ एक सेकंड सर, एक नया मेहमान है और पहली दफा गूंज का वो हिस्सा बन रही हैं, तो जरा उनको मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ, उनकी बात सुन लूँ, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊँगी। मौमिता चक्रवर्ती पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ी सारी रिसर्च करती हैं और इस वक्त हमारे साथ गूंज में पहली बार मौजूद हैं। मौमिता, आपका पहला रिएक्शन क्या है ये जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है? जुबिका जी, सबसे पहले बात तो बहुत बहुत थैंक यू आपकी शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो चुनाव अभी होगा बंगाल में, ये सिर्फ सरकार परिवर्तन के चुनाव नहीं होगा, ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चुनाव होने वाला है। क्योंकि ये चुनाव, इस बार जो चुनाव है, ये बंगाल की जनता की जीवन मतलब जिंदगी बचाने का चुनाव है, बंगाल में संविधान बचाने का चुनाव है, और बंगाल में जो हिंदू है वो हिंदुओं को बचाने के लिए चुनाव होगा। क्योंकि हिंदुओं की जो जीवन संकट में अभी है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल ऐसी जगह है जो अभी 3 देश के लिए कॉरिडोर है, गेटवे है, तो बंगाल से सबसे ज्यादा यहाँ से घुसपैठ होते हैं। तो ये अगर चुनाव SIR के बाद जो होगा तो घुसपैठ तो डेफिनेटली कंट्रोल होगा। तो पूरे भारत में जो घुसपैठ फैलाते हैं, भारत की जॉब खा लेते हैं, भारत में बहुत सारे आतंक पैदा करते हैं, तो ये भी हम कंट्रोल कर पाएंगे इस बार, होपफुली।